हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर का 9th पेपर, वाटर शेड एंड वाटरलैंड मैनेजमेंट। ठीक है। समय की बात करते हैं तो 2 घंटे का समय होता है और 50 नंबर का होता है, जो कि ये प्रिंटिंग में जो कि मिट चुका है। ठीक है, तो इस थोड़ा इससे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये सब बताते रहूँगा। ठीक है। तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में होता है। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है, लेकिन विशेष करके अगर आप लोग एक सेमेस्टर में हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज करें तो अच्छा रहता है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सेक्शन ए के एक फर्स्ट का ए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डिफाइन द वाटर शेड, यानी कि जल समेट क्या होती है। ठीक है। वाटर शेड की अगर हम लोग परिभाषा की हम लोग बात कर लेते हैं तो यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें वर्षा का पानी एकत्र होकर एक निश्चित बिंदु या जल निकास जैसे नदी, झील, समुद्र में बहता है। यह एक प्राकृतिक जल संरक्षण है क्षेत्र है। ठीक है। जो जल संसाधनों में प्रबंधन और संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संग्रह करने के लिए क्षेत्र होता है, फिर और नदी हो गए, नाले हो गए, भूमि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके एडवांटेज बहुत सारे होते हैं। डिफिनेशन के बारे में अगर दिया है तो डिफिनेशन ही लिखना है। इसके बाद दिया है बी क्वेश्चन, क्षारीय मृदा बनने के कारण लिखिए। राइट द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कलाइन सॉयल। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या, क्षारीय मृदा जो होती है, एल्कलाइन सॉइल जो होता है, उसका निर्माण के जो कारण होते हैं कैसे बनते हैं। तो क्षारीय मृदा वह मृदा होती है जिसका पीएच मान हम लोग 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक देखने को मिलता है। यह मिट्टी में क्षारीय लवणों की अधिकता के कारण होती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक हो सकती है। आइए क्षारीय मृदा के निर्माण के कुछ कारण को हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे कि आता है निर्माण में मूल सामग्री। ठीक है। जैसे कि खनिज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अपर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्षारीय हो। सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पानी का। मिट्टी में खराब जल का निकास करना चाहिए। मानवीय गतिविधियों को कुछ देखना चाहिए। इसके प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव क्या हो सकते हैं, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी की संरचना पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। छोटे और बड़े वाटर शेड में अंतर हम लोगों को लिखना है। ठीक है। तो हम लोग सी का आंसर देख लेते हैं, यानी कि वाटर शेड के जो प्रकार होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। वही अगर हम लार्ज स्मॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल लगभग 10 से 40 हेक्टेयर होता है। जल निकास नाले या धाराओं के माध्यम से होता है। विशेषताएं अगर हम लोग बात करते हैं, क्षेत्र स्थानीय जल प्रबंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगर बड़ा वाटर शेड की हम लोग बात करते हैं तो क्षेत्रफल लगभग 50,000 से अधिक होता है। जल निकासी नदियों और बड़ी धाराओं के माध्यम से विशेषताएं विशाल जल संग्रह क्षेत्र, जटिल जल प्रबंधन और संरक्षण की चुनौतियां देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके माइक्रो वाटर शेड कितना एरिया हो सकता है, 0 से 10 हेक्टेयर। वहीं अगर मिनी की हम लोग बात करते हैं वाटर शेड तो वहीं पे आ जाएगा 40 से 200 हेक्टेयर। अगर उप वाटर शेड की हम लोग बात करते हैं तो वही 200 से 400 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर शेड की बात करते हैं तो 400 से 1000 प्रति हेक्टेयर। ठीक है, या उससे अधिक भी हो सकता है। वाटर शेड के मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर शेड की हम लोग बात करते हैं तो वाटर शेड एक जटिल प्रणाली है। ठीक है, जिसमें कई घटक शामिल होते हैं जो जल के संसाधन, प्रबंधन और संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। जैसे कि जल संग्रह क्षेत्र हो गया, जल और नाले हो गए। ठीक है। भूमि का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी का भू आकृति पे मदद कर सकते हैं। ठीक है। वनस्पति और जैव विविधता पे मदद हो सकता है, जल संरक्षण हो सकता है, मानवीय गतिविधियों के कारण भी देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं बंजर भूमि के बारे में, तो बंजर भूमि क्या होते हैं। ठीक है। बंजर भूमि की अगर हम लोग परिभाषा देख लेते हैं तो बंजर भूमि
एक तरह से बंजर होते हैं, जिसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सूखे होते हैं, काफी लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक मानव जनित कारणों से हो जाती है, जैसे कि प्राकृतिक द्वारा भी हो सकती है, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, अत्यधिक लवणीय मिट्टी के कारण भी बंजर भूमि हो जाती है। मानवीय जनित हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं। सेक्शन बी में दूसरे का आंसर। ठीक है, तो दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट की परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या है, IWM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर शेड के सभी घटकों को सम्मिलित प्रबंधन किया जाता है, ताकि जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन किया जा सके। इसमें भूमि, जल, वनस्पति और जैव विविधता का प्रबंधन शामिल होता है, ताकि वाटर शेड के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखा जा सके। जल संसाधनों का संरक्षण हो गया, वनों का विविधता का संरक्षण हो गया, मिट्टी की संरक्षण को रोक सकते हैं, अस्थायी मृदाओं की भागीदारी हो गया। ठीक है, इसके अगर हम लोग लाभ की बात करते हैं, तो जल संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, कृषि उत्पादकता में सुधार होता है, पर्यावरण संरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करें 3 नंबर। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जल समेट प्रबंधन के प्रभावित करने वाले कौन से कारक कौन से हैं। व्हाट डू यू मैन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले बात करते हैं, प्रभावित करने वाले कौन से मतलब कौन कौन से कंपोनेंट या फिर क्या क्या हो सकते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे भूमि का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें कि वनस्पति हो गया, कृषि हो गया, या वनस्पति हो गया, शहरी हो गया, ग्रामीण हो गया, प्रबंधन प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, लैंड यूज में। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि वाटर शेड प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। ठीक है, जिसकी सफलता से प्रभावित कर सकते हैं। आइए वाटर शेड की हम लोग बात कर लेते हैं कि वाटर शेड की क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे भूमि का उपयोग कर सकते हैं प्रभावित, मिट्टी के टाइप को प्रभावित कर सकते हैं, क्लाइमेट को भी कर सकते हैं, वही जलवायु की बात करते हैं, और वनस्पति की जैव विविधता की भी बात कर सकते हैं, मानव गतिविधियों द्वारा भी हो सकता है, जल संसाधन संसाधन हो सकता है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी हो सकती है, नलियाँ और नियम के भी हो सकता है। इसके हम लोग बात करते हैं कि इसके कारकों का महत्व अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि सम्मिलित प्रबंधन हो गया, स्थिरता का और टिकाऊपन हो गया, पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा, लवड़ी और क्षारीय मृदा में अंतर लिखना है हम लोगों को। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, लवड़ी और क्षारीय मृदा में अंतर क्या होते हैं। लवड़ी और क्षारीय मृदा दोनों मिट्टी के प्रकार हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। जो सैलाइन सॉइल है, यह एक कहें तो लवड़ी मृदाएं होती है। ठीक है, जिसमें हम लवड़ों की अधिकता अधिक देखने को मिलती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम। ठीक है, क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता देखने को मिलती है। वही अगर हम लोग कारक की बात करते हैं, तो लवड़ी मिट्टी में निर्माण, खराब जल निकासी, अत्यधिक सिंचाई और लवड़ी जल के उपयोग के कारण हो सकता है। वहीं अगर लक्षण की हम लोग बात करते हैं, तो लवड़ी मिट्टी में पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, पत्तियां पीली या भूरी हो सकती हैं और पौधे सूख जाते हैं। वहीं अगर मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो लवड़ी मिट्टी में प्रबंधन के जल निकासी में सुधार, लवण प्रतिरोधी पौधे की खेती, मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना आवश्यक होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल की बात कर लेते हैं, तो एल्कलाइन सॉइल जिसे हम लोग क्षारीय मृदाएं कहते हैं। क्षारीय मृदाएं वह मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कारक की अगर हम बात करते हैं, तो क्षारीय मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक या मानवीय जनित कारणों के कारण हो सकता है, जैसे कि सोडियम युक्त मिट्टी या जल का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम
मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्षारीय मिट्टी में प्रबंधन के एक मिट्टी का पीएच को कम करने के लिए जिप्सम का सुधारनों का उपयोग करना चाहिए, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना चाहिए और उचित सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित भूमि की समस्याओं को लिखिए। राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। जैसे कि उत्तर प्रदेश कुछ भूमि के जो क्षरण होते हैं एक गंभीर समस्या होती है, जिसमें कई कारण और परिणाम हैं। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। औद्योगिक या बुनियादी ढांचे में विकास में भूमि का अतिग्रहण हो सकता है, भूमि विवाद में अपर्धान हो सकता है। इसके परिणाम की हम लोग बात करते हैं, किसानों की आजीविका में प्रभावित होता है, गरीबी की असमानताएं होती है, पर्यावरण प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर इसको बात करते हैं कि मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, भूमि के सुधार को पुनर्जीवित कर सकते हैं, किसानों को समर्थन किया जा सकता है, भूमि संरक्षण में मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छठवां क्वेश्चन, मृदा क्षरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। हम लोग बात करते हैं सॉइल इरोजन क्या हो सकता है, यानी कि मृदा के जो कटाव होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। सॉइल का इरोजन कैसे कैसे होता है और इसके कितने डिफरेंट टाइप कितने होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन है एक प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी के ऊपरी सतह पर या बहाव से हट जाता है, ऊपरी सतह बहाव से हट जाता है, जो प्राकृतिक या मानव जनित कारकों के कारण हो सकता है। यह मिट्टी की उर्वरता उपलब्धता को कम कर सकता है और पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ा सकता है, ठीक है। बात करते हैं इसके टाइप की, तो होता है वाटर इरोजन, वाइंड इरोजन, ग्रेविटी इरोजन और ह्यूमन इंक्लूडेड इरोजन। इसके प्रभाव की बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है, ठीक है। जल संसाधन का प्रभाव होता है, पर्यावरणीय समस्याएं भी हो सकती हैं। इसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वनस्पति कवर, ठीक है, समुचित जुताई का पट्टीदार खेती कर सकते हैं, या फिर जैविक खेती या फिर मृदा संरक्षण के कुछ उपाय कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं अगर इरोजन कर सॉइल का इरोजन हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करना होता है इसके बारे में लिखना, और इरोजन कितने कैसे कैसे होता है इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग को पता है कि वायु द्वारा होता है, वाटर द्वारा होता है, रेनफॉल के द्वारा भी होता है, मानव के द्वारा भी होता है, एनिमल के द्वारा भी होता है, वर्षा के द्वारा भी होता है, मतलब कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं क्षेत्र के आकार के अनुसार वाटरशेड का वर्गीकरण कीजिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द एरिया। तो हम लोग बात करते हैं वाटरशेड का वर्गीकरण करना है तो ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। तो यह एक वाटरशेड प्रबंधन का जल संसाधनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि वाटरशेड की हम लोग बात करते हैं तो एक आता है माइक्रो वाटरशेड, उसके बाद आता है मिनी वाटरशेड, स्मॉल वाटरशेड और सब वाटरशेड। उसके बाद आता है मार्को वाटरशेड, उसके बाद आता है लार्ज वाटरशेड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो वाटरशेड के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को 0 से 10 हेक्टेयर या सबसे छोटे आकार का वाटरशेड होता है जिसमें स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। वहीं अगर हम मिनी की बात करते हैं तो इसका 10 से 40 हेक्टेयर होता है। यह आकार में वाटरशेड होता है, ये छोटे ही होते हैं जिसमें स्थानीय जल संसाधनों का संरक्षण और किया जा सकता है। वहीं अगर स्मॉल की हम लोग बात करते हैं 40 से 200 होता है। अगर सब वाटरशेड की बात करते हैं तो 200 से 400 होता है। माइक्रो की हम लोग बात करते हैं तो 400 से 1000 से अधिक होता है। अगर लार्ज की बात करते हैं तो 50,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी में 8वां क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, 8वां क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या है। तो जल समेट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जल समेट प्रबंधन के सिद्धांतों का अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटरशेड मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट वाटरशेड मैनेजमेंट डिटेल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके प्रिंसिपल की हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नहीं इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको मैनेज, जैसे वाटर के संसाधनों का संरक्षण करना हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन जिसे कर लेते हैं वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, लैंड यूज मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। वनस्पति और जैव विविधता का संरक्षण हो गया, ठीक है। वाइल्ड कंजर्वेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, ठीक है।
ड्रेनेज मैनेजमेंट हो गया, समुदाय और भागीदारी को जागरूकता हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके डिस्क्राइब द प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम लोग इसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो गया या सस्टेनेबिलिटी हो गया। ठीक है, कम्युनिटी टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस पेटिफिकेशन हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का क्या है, और इसको मैनेजमेंट करने के बारे में आप लोगों को बताई दें। नवा क्वेश्चन हम लोग का है क्या है, बंजर भूमि को परिभाषित कीजिए। बंजर भूमि के प्रबंधन, अवधारणाएं एवं प्रकार के विस्तार पूर्वक वर्णन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो बंजर भूमि होती क्या है? बंजर भूमि वह भूमि होती है जो किसी भी प्रकार से उपयोग के लिए उपयोग अनुपयोग होती है, मतलब उसका उपयोग हम लोग किसी प्रकार से नहीं कर सकते, जैसे कि कृषि, वनस्पति या फिर आर्थिक गतिविधियों। यह भूमि प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से बंजर हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक के द्वारा, और बहुत ज़्यादा अगर किसान है फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है तब भी ये नुकसान पहुंचाता है। प्राकृतिक की हम लोग बात करते हैं तो ये नेचुरल के तरीके से होता है, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या फिर अत्यधिक अत्यधिक लवणीय मृदा मिट्टी के कारण बंजर होती है। ठीक है, मानव की हम लोग बात करते हैं तो अत्यधिक चराई, वनों की कटाई या अनुचित कृषि पर के कारण बंजर हो सकती है। ठीक है, उसी के बाद इसके बारे में हम लोग को क्या लिखना है, इसके मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वनस्पति सॉरी इसके मेथड और मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री लगाना हो गया। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हो गया, बायोलॉजिकल केमिकल हो गया। उसके बाद ग्राजिंग मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इसके बेनिफिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट, भूमि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, मिट्टी का संरक्षण हो सकता है, जल संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, जैव विविधता का संरक्षण हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कंट्रोल मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब भूमि निम्नीकरण रोकने के लिए विभिन्न विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, भूमि संरक्षण एक गंभीर समस्या है जो मिट्टी के उर्वरता उत्पादकता को कम कर सकती है। इसके नियंत्रण और विभिन्न उपायों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले में एग्रो फॉरेस्ट्री रिजनरेशन करते हैं। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन और या फिर क्या नाम है इंटर क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, यूज ऑर्गेनिक मेन्योर एंड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग मैनेजमेंट करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करते हैं, लैंड यूज प्लानिंग करते हैं। इसके बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं तो वही मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी के क्षरण कम होता है, जल संसाधनों के संरक्षण होता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल संचयन शब्द की परिभाषित कीजिए। जल संचयन की तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिफाइन द टर्म ऑफ वाटर शेड, वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द टेक्निक्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। जल संचयन एक प्रक्रिया है जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा करना, भविष्य के लिए उपयोग करना, ठीक है, सुरक्षित किया जाता है। यह तकनीक जल संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम लोग टेक्निक की बात करते हैं तो छत और वर्षा का संचयन करना। ठीक है, उसके बाद आता है सतही अपवाह, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, चेक डैम। ठीक है, पैराकोटिलेशनल टैंक। ठीक है, इसके बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।